नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार के खिलाफ संसद में हुए हंगामे की, अडानी ग्रुप को लगे जोरदार झटके की, जानेंगे जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाने पर क्यों मचा हुआ है बवाल, त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी को किससे लग रहा है डर, बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री के बीजेपी को लेकर बड़े खुलासे की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी दिल्ली में कब्जे की बीजेपी की फेल होती रणनीति की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के चिंचवाड़ उपचुनाव में सीएम एकनाथ शिंदे पर भड़के एनसीपी नेता अजीत पवार, बोले गद्दारों ने रोके एमवीए के काम, अब सबक सिखाने का समय। पाकिस्तान के हक में बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने उठाई आवाज, कहा वो हमारा कट्टर दुश्मन, लेकिन संकट में मदद करना जरूरी। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी, स्मृति मंदाना पर आरसीबी ने की पैसों की बारिश, 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 251 अंक की गिरावट के साथ 60,432 पर हुआ बंद, निफ्टी 86 अंक लुढ़ककर 17,771 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज भी विपक्ष के भारी विरोध के बीच हुई। अडानी मामले को लेकर विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर जेपीसी जांच की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के कुछ अंश रिकॉर्ड से निकाले जाने को लेकर भी विपक्षी सांसद भड़क गए, तो वहीं राहुल को मिले नोटिस पर भी कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। हंगामे के बीच अब संसद की कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही बजट सत्र का पहला चरण पूरा हो गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से ही संसद में लगातार हंगामा मचा है। विपक्ष सरकार की घेराबंदी में जुटा है। संसद में चर्चा की मांग हो रही है। जेपीसी या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार विपक्ष की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। इस बीच लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को विशेष अधिकार हनन का नोटिस जारी कर दिया। 15 फरवरी तक इस नोटिस पर जवाब देने के लिए कहा गया है। ये नोटिस बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की शिकायत पर जारी किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने संसद में सरकार को घेरा। राहुल को मिले नोटिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ भी कहा था वो पहले से पब्लिक डोमेन में है। जो सभी लोग बोलते लिखते हैं वही बात उन्होंने कही है। इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है, इसलिए हम उसी हिसाब से नोटिस का जवाब देंगे। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। इसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में चर्चा हुई। इस पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाते हुए जोरदार भाषण दिया। इसे लेकर ही राहुल को नोटिस दिया गया है। विपक्ष के निशाने पर आई मोदी सरकार बचाव के लिए विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर रही है। इधर अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। आज हुई सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शेयर बाजार के कामकाज में बेहतरी के लिए कमेटी बनाने में उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि विदेशी निवेश प्रभावित ना हो। और क्या कुछ दलीलें दी हैं सरकार ने कोर्ट में, देखते हैं ये रिपोर्ट। गौतम अडानी को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा मचा है। आज शेयर बाजार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में हलचल दिखाई दी। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। ग्रुप की 11 में से 6 कंपनियों के शेयर में लोअर सर्किट लग गया। अडानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 7% तक टूट गए। अडानी पोर्ट के शेयर भी 5.18% टूट गए। एडवोकेट ML शर्मा और विशाल तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर आज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PM नरसिम्हा और JB पारदीवाला ने सुनवाई की। पिछली सुनवाई पर उन्होंने सेबी और सरकार से निवेशकों की सुरक्षा उपाय के बारे में जवाब मांगा था। आज हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सेबी और दूसरी नियामक संस्थाएं इस तरह के हालात से निपटने में पूरी तरह समर्थ और सक्षम है, लेकिन कोर्ट पूरे मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाना चाहता है तो सरकार को आपत्ति नहीं है। SG की दलील से साफ हो गया है कि सरकार कमेटी के गठन के लिए तैयार है। इस पर कोर्ट ने उनसे कमेटी सदस्यों के नाम का प्रस्ताव भेजने को कहा है। कोर्ट ने SG तुषार मेहता से कहा कि बुधवार तक सरकार बताए कि कमेटी में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने 17 फरवरी तक सुनवाई टाल दी है। विशेषज्ञों की कमेटी ये देखेगी कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर वायनाड से मोदी और अडानी संबंधों को लेकर फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए सरकार ने नियम बदले। सदन में मैंने जो भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा, हर बात तथ्यों के साथ रखी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष तो रख दिया है। इस मामले में अभी कोर्ट का रुख सख्त दिख रहा है।
तो दूसरी ओर जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाने से विपक्षी दलों का रुख भी सख्त हो गया है। कांग्रेस ने जस्टिस नजीर की नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पूछा है कि न्यायिक व्यवस्था के लोगों को सरकारी पद क्यों दिए जा रहे हैं। आखिर कांग्रेस को क्यों है जस्टिस नजीर के राज्यपाल बनने पर ऐतराज? देखते हैं ये रिपोर्ट। अयोध्या विवाद और नोटबंदी पर फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल रहे जस्टिस अब्दुल नजीर को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के 1 महीने बाद आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने पर विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तृणमूल कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया है, तो कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि ये न्यायपालिका के लिए खतरा है। साथ ही मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि जो भी पीएम मोदी के लिए काम करता है उसे राज्यपाल बना दिया जाता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिवंगत नेता अरुण जेटली का एक वीडियो ट्वीट किया। 2012 के इस वीडियो में अरुण जेटली कह रहे हैं कि रिटायरमेंट से पहले के फैसले रिटायर होने के बाद मिलने वाली नौकरियों से प्रभावित होते हैं। ये न्यायपालिका की आजादी के लिए खतरा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, निश्चित रूप से पिछले 3 से 4 सालों में इसके पर्याप्त सबूत हैं। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हम भी इसी भावना को साझा करते हैं। ये न्यायपालिका के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन हम रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति के खिलाफ हैं। वहीं कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति पर एक बार फिर से पूरा इकोसिस्टम जोरों पर है। उन्हें बेहतर तरीके से ये समझना चाहिए कि वो अब भारत को अपनी पर्सनल जागीर नहीं समझ सकते। अब भारत संविधान के नियमों के अनुसार चलता है। आपको बता दें कि जस्टिस नजीर 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं और 40 दिन बाद ही उन्हें गवर्नर बना दिया गया है। जस्टिस अब्दुल नजीर पर मचा शोर फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है, लेकिन त्रिपुरा में चुनावी शोर जरूर 24 घंटे में थम जाएगा। त्रिपुरा में अभी तक मुकाबला 2 पार्टियों के बीच ही होता रहा है। पहले मुकाबले में कांग्रेस और लेफ्ट रहते थे। 5 साल पहले कांग्रेस की जगह बीजेपी ने ले ली, जिसके बाद लेफ्ट और बीजेपी के बीच मुकाबला दिखाई दिया। लेकिन इस बार त्रिपुरा में मुकाबला तिकोना हो गया है, जिसने बीजेपी के सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। त्रिपुरा में इस बार किसकी बनेगी सरकार? चुनाव प्रचार समाप्त होने में 24 घंटे का भी समय नहीं बचा है और अभी तक मतदाताओं की खामोशी बता रही है कि इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि मुकाबला तिकोना है। 2 गठबंधनों की लड़ाई में एक नई पार्टी टिपरामोथा की एंट्री ने पुराने सभी समीकरण बदल दिए हैं। त्रिपुरा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक दावा कर दिया कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और टिपरामोथा में होना है, जबकि टिपरामोथा 60 में से 42 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहा है। अमित शाह के बयान से साफ हो गया है कि इस नई पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही पहुंचाया है। 2 साल पहले ही प्रद्युत देव वर्मा ने टिपरामोथा नाम से पार्टी बनाई थी। त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में हुए निकाय चुनावों में टिपरामोथा ने कमाल कर दिया था। इसके बाद बीजेपी और आईपीएफटी के कई नेता इस पार्टी की ओर रुख करने लगे। बीजेपी ने आदिवासियों की पार्टी आईपीएफटी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन ये गठबंधन जमीन पर नहीं दिख रहा है। कंचनपुर सीट बीजेपी ने आईपीएफटी को दी थी, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता यहां निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा दूसरी भी कई सीटों पर दिखाई दे रहा है। एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर टिपरामोथा का प्रभाव दिख रहा है, तो ग्रामीण त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को मजबूत माना जा रहा है। शहरी क्षेत्र में जरूर बीजेपी को थोड़ी बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन त्रिपुरा का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण है। ऐसे में सत्ता का फैसला ग्रामीण मतदाता ही करेंगे। सीपीएम ने कांग्रेस से गठबंधन किया है। कांग्रेस यहां 13 और सीपीएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 4 सीटें दूसरे सहयोगियों को दी गई हैं। ऐसे में सभी की नजरें 16 फरवरी को होने वाले मतदान पर हैं। बीजेपी को लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन से ही सबसे ज्यादा डर लग रहा है। त्रिपुरा में मचे चुनावी घमासान में सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर 2 मार्च को साफ हो जाएगी। इधर जम्मू कश्मीर में भी नए परिसीमन के तहत चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रक्रिया को सही बताया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने धारा 370 पर भी बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस ए.एस. ओका की बेंच ने की। बेंच ने यह भी कहा कि परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने का ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि हमने आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं पर भी फैसला दिया है। वो मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चल रहा है। याचिका दायर करने वाले श्रीनगर के हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अय्यूब मट्टो ने
पुनः निर्धारण या परिसीमन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 2026 से पहले इस तरह के किसी भी कदम पर रोक है। सरकार के पास परिसीमन अधिनियम की धारा 3 के तहत परिसीमन आयोग बनाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि सिर्फ चुनाव आयोग ही संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अधिसूचना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया को अंजाम दे सकता था। आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों का परिसीमन केंद्र करता था। विधानसभा सीटों का परिसीमन राज्य सरकार के जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 के तहत होता था। 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटों का परिसीमन का अधिकार केंद्र के पास चला गया है। आज हुए कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर विधानसभा की कुल 87 सीटें थी, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की शामिल थी, लेकिन लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटें रह गई थी। परिसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ा दी गई हैं। इसके बाद सीटों की संख्या 90 हो गई है। इसमें जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं। 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई हैं। जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सनसनीखेज दावे किए हैं। अनिल देशमुख की माने तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार 2.5 साल पहले ही गिर चुकी होती अगर उन्होंने प्रस्ताव को मान लिया होता। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने जेल से बाहर आने के बाद पहली बार बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान से राज्य की सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। देशमुख ने दावा किया कि जेल जाने से पहले उन्हें बड़ा ऑफर मिला था। अगर वो उसे कबूल कर लेते तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार काफी पहले गिर जाती और उन्हें जेल भी नहीं जाना पड़ता, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। अनिल देशमुख ने अपने इस बयान से बीजेपी पर निशाना साधा है। वर्धा में एक एनजीओ के कार्यक्रम में अनिल देशमुख ने ये बातें कही हैं। अनिल देशमुख ने दावा किया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से झूठे मामले में फंसाने की साजिश की गई थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना के 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। उन सबको ईडी ने कार्रवाई की धमकी दी थी। मुझे भी संगीन आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। इसके बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी। आपको बता दें कि अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 14 महीने जेल में थे। फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। उन्हें नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था। वहीं 28 दिसंबर 2022 को वो जेल से रिहा किए गए थे। देशमुख के दावों के बाद एक बार फिर बीजेपी सवालों के घेरे में है। दरअसल उद्धव ठाकरे की अगुवाई में बनी महाविकास आघाड़ी सरकार को जून 2022 में गिरा दिया गया था। एकनाथ शिंदे के साथ करीब 40 विधायकों ने बगावत कर नया गुट बना लिया था। इस गुट ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। इसके बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। और बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली मेयर चुनाव में बीजेपी को लगे झटके की। दिल्ली नगर निगम के चुनाव परिणाम आए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक दिल्ली को मेयर नहीं मिल पाया है। 3 बार निगम की बैठक बुलाई गई, लेकिन हर बार बिना चुनाव के बैठकें खत्म हो गई। एलजी ने चौथी बैठक के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की थी और अब इस दिन भी वोटिंग नहीं होगी। आखिर क्यों टला मेयर चुनाव, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव एक बार फिर टल गया है। मेयर चुनाव के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की गई थी, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने मेयर चुनाव की तैयारियों पर ब्रेक लगा दिया है। दरअसल आपकी मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत पार्षदों को वोटिंग से रोकने की मांग के साथ कोर्ट की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की थी। और आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में संवैधानिक प्रावधान साफ है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 17 फरवरी को आगे की सुनवाई करेगा। कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है कि 16 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक अब आगे बढ़ाई जाएगी। मेयर चुनाव के लिए आपने ईस्ट पटेल नगर की पार्षद डॉक्टर शैली ओबरॉय को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने शालीमार बाग बी वार्ड की पार्षद रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। दरअसल 3 बार से मनोनीत पार्षदों के मुद्दे पर ही एमसीडी की बैठक में हंगामा मचा है। आप पार्षद लगातार मनोनीत पार्षदों की मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में वोटिंग का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर एलजी ने इनको वोटिंग का अधिकार दे दिया है और इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय ने याचिका लगाई थी। 7 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम में चुनाव के परिणाम आए थे, जिसमें आपको 134 और बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी। मेयर चुनाव के लिए पहले 6 जनवरी को बैठक बुलाई गई, उसके बाद 24 जनवरी को और फिर 6 फरवरी को बैठक हुई, लेकिन हर बार हंगामे के चलते मेयर का चुनाव नहीं हो पाया और अब 16 फरवरी की तारीख भी टल गई है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।